नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है भाभी आपने मेरी माँ के खूब खून के आंसू बहाए, अब आपकी बारी है। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रचना हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थी और साथ में बहुत खुश भी थी। आज उसके बेटे विवेक की शादी दीप्ति के साथ थी। दीप्ति और विवेक साथ में नौकरी करते थे और वहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे और एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। बस फॉर्मेलिटी के लिए विवेक अपने माता पिता से पूछता, लेकिन रचना जी और मनीष जी विवेक का रिश्ता 2 वर्ष पहले कहीं और तय कर चुके थे। ऐसा नहीं था कि विवेक को इस बारे में पता नहीं था। उस वक्त विवेक ने भी अपनी रजामंदी दे दी थी और बात हुई थी विवेक की नौकरी रखने के बाद विवेक और धरा की शादी हो जाएगी। पर नौकरी रखने के बाद विवेक की मुलाकात दीप्ति से होती और वह दीप्ति को देखते साथ पहली नजर वाला प्यार कर बैठता। विवेक के ऊपर तो दीप्ति के प्यार का जादू था। रचना और मनीष जी मना करते तो विवेक कहता, मॉम डैड, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ कि मैं दीप्ति से शादी करूँ या नहीं करूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं शादी दीप्ति से ही करूँगा। फिर आप दोनों अपनी रजामंदी दें या नहीं। यदि आप हाँ करेंगे तो मैं दीप्ति के साथ इस घर में आऊँगा, वरना कोर्ट मैरिज कर लूँगा और वहीं शहर में रहने लगूँगा। इतना सुन रचना जी और मनीष जी घबरा जाते और दीप्ति और विवेक की शादी के लिए हाँ कह देते, क्योंकि वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे जिसे उन्होंने खूब प्यार से पाला था। और आज विवेक दीप्ति के साथ शादी कर कर घर रहने वाला था। सबकी नज़र नई दुल्हन की राह देख रही थी। तभी कार आकर दरवाजे पर रुकती और जैसे ही विवेक दीप्ति का हाथ पकड़ कार से उतरता तो सबकी नज़र फटी की फटी रह जाती और सबके मुंह से निकलता, सच में कलयुग आ गया है। नई दुल्हन तो फटी हुई जीन्स और क्रॉप टॉप पहने हुए है, माना कि शहर की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, पर शादी वाले दिन कौन पहनता है। तभी पड़ोस में रहने वाली चाची कहती, रचना तेरी बहू ने आते साथ अपने रंग दिखा दिए। कोई मन ही मन हंस रहा था तो कोई मुंह पर ताना दे रहा था। रचना को तो अपने बेटे की नौकरी पर बहुत घमंड था, तो अब तो बहू भी नौकरी वाली आ गई। तभी दीप्ति कहती, मदर इन लॉ, आप यूं ही आरती लेकर खड़ी रहेंगी या मुझे अंदर भी बुलाएंगी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अंदर आकर आराम भी करना है। रचना जी बहू का गृह प्रवेश कराती और उसे अंदर लेकर आती और कहती, बेटा ये सब क्या है, क्या हुआ मदर इन लॉ, दीप्ति ने पूछा। तब रचना जी गुस्से में कहती, शादी वाले दिन ऐसे कपड़े कौन पहनता है, क्या बुराई है इन कपड़ों में, इतने अच्छे तो हैं, आपकी तो औकात के बाहर हैं इतने ब्रांडेड कपड़े खरीदना। एनीवे मुझे मेरा कमरा बताइए, मुझे जाकर आराम करना है। और मदर इन लॉ, आप ना मेरे लिए जूस लेकर आ जाना। वो क्या है, शादी के फंक्शन में इतनी फोटो ली कि मैं तो थक गई। बेबी तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम्हारी मॉम हम दोनों के लिए जूस लेकर आ जाएंगी। दीप्ति ने विवेक की बाहों में हाथ डालते हुए कहा। इतना सुन अब रचना जी के बर्दाश्त के बाहर होता और वह अपने बेटे विवेक से कहती, यही लड़की इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रही है और तू इससे कुछ कहता नहीं। तभी विवेक कहता, क्या हुआ मॉम, आप इतना गुस्सा
क्यों दिखा रहे हैं और क्या गलत कहा दीप्ति ने। तब रचना जी कहती, गलत? हाँ, इसकी कोई गलती नहीं। गलती मेरी है कि मैंने तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कहा। यह लड़की शादी वाले दिन ये छोटे छोटे फटे हुए कपड़े पहनकर घर में प्रवेश करे तो कोई गलत नहीं। तेरी माँ पर औतर चढ़ाए तो भी गलत नहीं। पूरी समाज के सामने तेरी बाहों में बाहें डालकर खड़ी है, फिर भी कोई गलत नहीं। मॉम प्लीज अपनी सोच बताइए और जमाना देखिए कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। आज के टाइम में हर लड़की ऐसे कपड़े पहनती है और यदि आप दीप्ति को दूसरा कर दे देंगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। और मैं दीप्ति का पति हूँ, यदि वह मेरे साथ खड़ी है तो कोई गलत नहीं। पहनती होंगी आज की लड़कियाँ ऐसे कपड़े, पर इस घर में नहीं। इस घर में रहना है तो बहू को साड़ी पहनकर रहना होगा। रचना जी ने अपना फैसला सुनाया और इसे यह बात समझा दे, इसे जो खाना पीना हो यहाँ बैठ कर खाए। खाना सर्व करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मैं इसकी नौकर नहीं कि यह इस तरह मुझ पर औतर चढ़ाए। तभी दीप्ति कहती, उफ विवेक, तुम यह कहाँ लेकर आ गए मुझे। यह तो गवारों का शहर है और तुम्हारी माँ तो मूर्ख है, इन्हें तो कुछ समझ नहीं आता। विवेक, तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए। चलो यहाँ से, यहाँ मेरा दम घुटता है। मॉम, मिल गई ना आपको तसल्ली मेरी पत्नी का दिल दुखाकर। विवेक ने अपनी माँ से ऊंची आवाज में कहा, पर बेटा मैंने क्या किया। रचना जी ने कहा, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप यही पूछती हैं आपने क्या किया। आपने मुझे मेरी पत्नी के सामने शर्मिंदा महसूस कर दिया। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। चलो डार्लिंग, हाथ पकड़ते हुए विवेक दीप्ति से कहता और वह दोनों वहाँ से जाने रखते। तभी रचना जी कहती, बेटा बहू मेरी बात तो सुनो, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे। बहू जैसे रहना चाहे वैसे रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। तब विवेक कहता, मॉम आप हमारे रहने की चिंता मत कीजिए, और वैसे भी मैं इस पिंजरे में और नहीं रह सकता, और यहाँ रहने से अच्छा हम किसी होटल में रह लेंगे। कहते हुए विवेक दीप्ति के साथ चला जाता। यह सब देख सब हैरान थे। कोई कह रहा था बेचारी रचना की तो किस्मत फूट गई, और रचना जी आंसू बहाती जा रही थी और कह रही थी, मैंने अपने बेटे को कितनी मुश्किलों से पारा और आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। आखिर कौन सी कमी रखी थी मैंने इसे पाने में, जो आज मेरे साथ ये हो रहा है। इसने तो अपने पिता के आने का इंतजार तक नहीं किया। जहाँ रचना जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वहीं पास में खड़ी हुई महक के मन में न जाने क्यों एक खुशी थी, और उसके मुंह से निकलता, भाभी आपने मेरी माँ को खूब खून के आंसू बहाए, अब आपकी बारी है। तभी वहाँ मनीष जी आते और घर का यह माहौल देख चौंक जाते और कहते, रचना यह सब क्या है। तब रचना जी ने कहा, मनीष आप कहाँ चले गए थे, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई। हमारा बेटा और हमारी बहू यह घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं क्या। मनीष जी ने चौंकते हुए कहा, वह मैं जिस गाड़ी में था वही पंचर हो गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। पर तुम एक क्या कह रही हो। तभी महक कहती, भैया भाभी जो कह रही हैं सच कह रही हैं। विवेक दीप्ति आज घर छोड़कर चले गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कभी आप और भाभी माँ और बापूजी को छोड़कर आए थे। मुझे याद है माँ भी उस दिन खूब रोई थी, और बापूजी जिनकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे, आपकी वजह से वह भी देखने को मिल गए। याद आया आप दोनों को कुछ, या सब भूल चुके हैं। माँ बापूजी ने भी आपको पालने में कोई कमी नहीं रखी थी, फिर भी आपने भाभी की झूठी बातों में आकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। आपने जो गलती उस दिन की थी ना, आज उसकी सजा आपको मिल रही है।
सुना तो आपने भी होगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। इतना सुन रचना और मनीष की आंखों में आंसू आ जाते और वह महक से माफ़ी मांगते। तभी महक कहती, आप मेरे नहीं, माँ बापूजी के गुनहगार हैं, माफ़ी उनसे मांगिए। आखिर ऐसा क्या किया था रचना और मनीष ने अपने माँ बापूजी के साथ, जिसकी सजा उन्हें इस तरह मिली? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।